वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि क्योंकि हमने रिसेंटली टोयोटा लिया है। तो आप लोग बताएं कि टोयोटा वर्सेस होंडा में आपने क्या डिफरेंसेस देखे हैं, जस्ट बेस्ड ऑन आवर ओपिनियन। तो अभी हम लोगों की गाड़ी के कितना हो गया है, कितनी चल, हाँ अभी हम लोगों की गाड़ी चल चुकी है टोटल 5000। और आप सबको पता है कि 5000 के बाद जो है वो ऑयल चेंज ड्यू हो जाता है। तो अभी आज हमारा ऑयल चेंज ड्यू हुआ है, 5000 थोड़ा ऊपर ही हो गया। तो अभी हम लोग जाएंगे टोयोटा के उधर सर्विस स्टेशन या जो भी है, वहाँ हम ऑयल चेंज कराएंगे। मीनवाइल हम डिस्कस करेंगे अपना ओपिनियन। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको घर में बताया था कि आज हम लोगों ने बनानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि कंपैरिजन है बिटवीन टोयोटा एंड होंडा। तो बेसिकली हर किसी का अपना रीज़न होता है कि वो क्यों चेंज करता है, ठीक है। तो उस चीज़ में हम जाएंगे नहीं, हम अपने ये जो भी हम आज बात करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर ओपिनियन। इसमें हम किसी को भी कोई भी ऑफेंसिव वीडियो नहीं है, ना ही हम किसी के बारे में कुछ इस तरह की बात करें, राइट। ये बेसिकली हमारा ओपिनियन है कि हमें क्या लगता है एज अ यूज़र। बेसिकली हमने आज तक जितनी भी गाड़ियां चलाई वो सारी होंडा थी, सिविक, और ये फर्स्ट टोयोटा है। तो ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है, हमारी जो गाड़ी है उसके बारे में हमें नहीं पता कि और इसके वेरिएंट्स क्या करते हैं या और किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी इसलिए कि अब हमने कोई अराउंड से 5000 किलोमीटर चला लिया है। तो अब हमारा ख्याल है कि हमें इन एंड आउट्स पता चल गए हैं गाड़ी के। बेसिकली हमने बनानी नहीं थी, ठीक है, इतनी इस तरह की। लेकिन जब हमने, अगर जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया वो जाके हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दे विल गेट टू नो कि जब हमने नई गाड़ी ली थी तो तब हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम चाह नहीं रहे थे कि हम कंपैरिजन करें, लेकिन हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा इसमें ये चेंजेस है, उसमें वैसा था, इसमें ऐसे है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा था कि आप एक कंपैरिजन वीडियो भी बना लें कि जिससे यू विल गेट टू नो कि क्या आपका कैसा हो रहा, आपकी ट्रांजिशन कैसे जा रही है। या कई लोग पूछ रहे थे जी आपने क्यों ली, आपको होंडा में कोई मसला था, ये था ऐसे। तो इस चीज़ के बारे में हमने सिर्फ ये कि हम इसको क्लियर कर सकें कि किस वजह से ली और क्यों ली और कैसा हमारा एक्सपीरियंस जा रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम प्राइस से स्टार्ट करते हैं ना कि वैसे तो क्योंकि प्राइस एक पब्लिक चीज़ है, सबको ही पता होगी कि होंडा जो हमारे पास थी और ये जो ग्रैंडे है, इसमें प्राइस का क्या डिफरेंस है। लेकिन आजकल तो ऑब्वियसली हर चीज़ ही बहुत महंगी है, तो आई एम श्योर प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो प्राइसेस का बताएं आप पहले थोड़ा। बेसिकली जब हमने ये बुक करवाई थी लास्ट नवंबर में, उस वक्त जो होंडा थी उसकी 10th जनरेशन आती थी जो हमारे पास ऑलरेडी थी उस टाइम पे। तो जो उसकी प्राइस थी वो अराउंड मेरे ख्याल से 42-43 के अराउंड थी, और ये उस वक्त कोई 41 समथिंग के अराउंड थी। कोई इतना फ़र्क नहीं था प्राइस का, 1.5 लाख रुपए का फ़र्क था। तो हमने बेसिकली, अब बात ये थी कि हमने जब एक गाड़ी बुक करवानी थी ना, तो उसमें हम प्राइस नहीं देख रहे थे कि एग्जैक्टली प्राइस देखें। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हमारे पास एक गाड़ी ऑलरेडी है, और तब तक 11th जनरेशन जो सिविक है वो आई नहीं थी। तो हमारे पास कोई यानी कि 1800 में ऑप्शन नहीं था। हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी जो हमने डिस्कस की थी, एलेंट्रा और ये ग्रैंडे। तो और एलेंट्रा हमने इस वजह से इतना नहीं किया क्योंकि काफ़ी हमें लग रहा था कि शायद इतने लोगों ने ली नहीं है। और मतलब ऑब्वियसली टोयोटा का एक काफ़ी पुराना नाम है और सबका एक उस पर ट्रस्ट डेवलप हुआ है। एलेंट्रा का भी आई एम श्योर हुआ होगा जो लोग उसके यूजर्स हैं, लेकिन हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि इतने पैसे भी लगाने हैं, तो थोड़ा सा इस वजह से हमने टोयोटा को चूज किया। बेसिकली हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि एलेंट्रा क्योंकि एक नई आई है, तो टाइम टू मार्केट जो है वो उसका कम है, अभी मे बी 1-1.5 साल हुआ है, 2 साल। तो अभी पता नहीं है कि कंपनी का कैसा बिहेव करेगी, वो कल को उसकी सर्विसेज रखेगी नहीं रखेगी, क्योंकि इट्स लाइक वेरी न्यू थिंग, उसके बहुत ज़्यादा यूनिट्स तो नहीं बिके होंगे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि फिर हम ग्रैंडे जो है ना वो बुक करवाते। सही, चलो अब हमने प्राइस की बात कर ली। अब सबसे पहले हम अपीयरेंस की और इसके साइज़ की बात करते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं इसमें बैठी थी टोयोटा में, तो मुझे इसका साइज़ कंपैरेटिवली उससे कम लग रहा था। हालांकि आप मुझे कह रहे थे कि इनकी बॉडी शेप और एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? यार बेसिकली अगर आप अपीयरेंस की बात करें, आउटलुक की, तो होंडा की आउटलुक जो है वो अच्छी है टोयोटा से। ऑल्दो ये वाला जो मॉडल है ये 2021-2022 इसमें इन्होंने इसको बेहतर करने की कोशिश की है बहुत। स्पेशली जो पीछे ब्लैक कलर का नीचे वो व्हाट डू यू कॉल इट, डिफ्यूजर लगा हुआ है, उससे ये बड़ी अच्छी लगती है। इनफैक्ट हमने भी अपनी छत को भी थोड़ा इसके साथ वो कर लिया। आई विल मेक अ वीडियो ऑन द कार एज वेल, अगर कभी टाइम मिला, जिससे हम अपनी पूरी गाड़ी दिखाएंगे।
लेकिन वही वाली बात है, थोड़ी मैं हमेशा से ऐसे कहती थी कि वो वाली मुझे थोड़ी, ये वाली थोड़ी ऑफिस कार लगती है, थोड़ी डिसेंट सी, और वो थोड़ी यो सी लगती है, स्पोर्ट। हाँ, तो दोनों अपने वेज में बहुत अच्छी हैं, और ऑब्वियसली अपनी अपनी चॉइस की बात है। अब जाहिर सी बात है, बंदा इतना पैसा खर्च करता है तो एवरीवन हैज अ राइट ऑफ ओपिनियन कि वो बताए कि उसको कैसा लेकिन अगर हम एग्जैक्टली कंपेयर करें कि एग्जैक्टली आउटलुक किसकी अच्छी है, तो मेरा ख्याल है कि होंडा जो है वो उस पे ज्यादा वर्क करता है, वो अपनी लुक्स पे ज्यादा वर्क करता है, एज हमें जितना लगता है, ठीक है। तो ये लुक हो गई। अच्छा, कमिंग बैक टू के जो ये साइज, बेसिकली गाड़ी का साइज जो है ना, साइज मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सेम है, लेंथ और विड्थ वाइज, हाइट में फर्क है, ये ऊंची है वो नीची है, लेकिन मुझे लगता है जो चीज जहाँ पे फर्क पड़ता है, एक तो ये कि जो उसकी सीट्स की पोजीशन है ना, वो इस तरह की है कि आप जब उस पे बैठते हैं ना, तो आप उसमें अंदर को हो जाते हैं बिल्कुल। इसमें आप थोड़ा सा ना ऊपर हो, इसमें आप थोड़ा अटेंटिव बैठते हैं, उसमें आप थोड़ा ऐसे रिलैक्स से बैठते हैं, जैसे आप किसी ना काउच पे बैठ गए जाके, और ना दैट ये चीजें आई कवर अंडर कंफर्ट वाली चीज ना। अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट साइज। अच्छा, कमिंग टू डैशबोर्ड का क्या, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें बैठी ना, तो मुझे लग रहा था डैशबोर्ड थोड़ा क्लोजर टू मी है, उसमें थोड़ा पीछे और थोड़ा यूं करके था, है ना। बेसिकली जो मुझे लगता है, हालांकि स्क्रीन इसकी अच्छी है, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अच्छा है, इसका एसी अच्छा है, बहुत अच्छा एसी इसका बहुत अच्छा है। होंडा से आज तक जितनी भी हम लोगों ने होंडा चलाई है, 10th जनरेशन होगी, रीबर्थ होगी, रीबॉर्न होगी, उससे पिछले वाला मॉडल हो गया, तो होंडा के एसी अच्छे होते हैं, लेकिन इसका एसी जो है, खासतौर पे इसकी जो थ्रो है और जो कूलिंग है वो बहुत अच्छी है। सेकंड, इसका इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जो होंडा का डिजाइन है, वो उन्होंने थोड़ा सा कॉकपिट की तरह का डिजाइन किया ना, कि आपको लगे कि आप किसी फाइटर जेट में बैठ गए हैं। ये थोड़ा क्लोजर टू तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, और जो है वो बिल्कुल ही ना, एक ऐसे लगता है कि सामने चीज स्टेबल है, उसके ऊपर ना ये इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है। ठीक है, डैशबोर्ड के बाद हम बात करते हैं कंफर्ट की, सीट्स की, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली पैसेंजर की बात करूंगी और आप ड्राइवर की करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही यहाँ बैठते हैं, तो पैसेंजर के हिसाब से मैंने जिस दिन गाड़ी भी ली थी उस दिन, क्योंकि मुझे उसमें बहुत आदत थी कि मैं बहुत ज्यादा इसको नीचे लगती थी, तो इस पे बैठते ही मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत ही ऊपर बैठ गई। मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि अगर मेरी हाइट होती लंबी तो मेरा सर लग रहा होता, इस तरह की कोई बात मैंने मेंशन भी की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इवन आप जब इसको यूं प्रेस करते हो तो ये नीचे हो जाती है, इट इज जस्ट फॉर द ड्राइवर सीट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसेंजर के लिए भी ये ऑप्शन होनी चाहिए थी, जो कि होंडा में ऑलरेडी है कि उनकी सीट काफी नीचे हो जाती है। बेसिकली जो है ना, 2-3 क्रिटिकल चीजें हैं, बहुत क्रिटिकल, उसमें ये नहीं है कि यार ये इसमें है उसमें वो नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि दोनों गाड़ियों में होनी चाहिए, ठीक है, और वो दोनों में कुछ चीजें मिसिंग है, जो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं यार, ये मिस करने की क्या जरूरत है, या इससे आपको कितना पैसा बच जाएगा ना। और हाइट थी, पैसेंजर साइड की जो हाइट एडजस्टमेंट है सीट की, वो उनमें से एक है, ठीक है, आपको उसको देना चाहिए। इतनी बड़ी कोई चीज तो नहीं है कि आप उसको ना दें यार, एक आपने लीवर ही लगाना, जैसे ड्राइवर में लगा हुआ तो आप पैसेंजर में भी लगा दें, कोई इतनी बड़ी वो साइंस तो नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैं थोड़ा इस चीज को लेकर थोड़ा अपसेट थी, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा इस तरह बैठने की आदत थी कि नीचे, तो मुझे कंपैरेटिवली उसकी सीट्स इस मामले में बेहतर लगी थी। और जो पीछे वाली सीट है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार पीछे वाली सीट जो है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर 3 लोग बैठते हैं ना, वो थोड़े बेटर हैं, क्योंकि मैं एक दिन बैठा भी था, तो क्योंकि जो होंडा है ना, उसके दरमियान में जो फ्लोर है उसके अंदर हम्प है, तो जो दरमियान वाला बंदा है ना, वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में बैठता है, और जो एसी है वहाँ पे, जो एसी चलता है तो वो बड़ा ही उसके मुंह को पड़ता है, टांगों को पड़ता है ना जाके, तो वो बड़ी उसकी अजीब सी पोजीशन बन जाती है। लेकिन इसमें 3 लोग मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बेटर पोजीशन में बैठ सकते हैं फॉर लाइक स्मॉलर जर्नी, लाइक 1-2 घंटे की। ठीक है, तो अब हमने कंफर्ट की भी बात कर ली, इसके अलावा कलर्स की बात करते हैं, तो हमने इसका व्हाइट कलर क्यों चूज किया है? हमने इसका व्हाइट कलर चूज किया था, हाँ आपने देखा होगा हमारा बेसिकली कलर पे हमने बहुत ही कोई रिसर्च की। तो पहले हम चाह रहे थे कि हम वाइट लें, सिल्वर लें, ब्लैक लें, हफ्जा कह रही थी हम ब्लैक लें। तो बेसिकली ब्लैक के साथ हमारा थोड़ा सा मसला ये था कि ब्लैक बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि समर्स भी था, हाँ बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो फिर हमने सोचा कि यार हम वाइट ले लेते हैं, तो उसको अगर हमें ब्लैक चाहिए होगा, हमने इसकी जो छत है वो भी
क्या कहते हैं उसको, वो शीट लगवाई हुई है ब्लैक कलर की, पूरी गाड़ी भी रैप हो सकती है, आज तक होती है आजकल। तो कलर इज नॉट एन इशू, हम उसको अपने हिसाब से रैप कर सकते हैं। वो तो आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। चलो कमिंग बैक टू एवरेज कैसी है होंडा की और इसकी? एवरेज मुझे लगता है कि एवरेज समवट सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है एवरेज में ना। लेकिन लंबे रूट पर कैसी हो जाती है? लंबे रूट पे अच्छा, इसमें ना दो चीजें होती हैं। दो चीजें, एक ये है, एक ये होता है कि आपको मीटर क्या दिखा रहा है। आपको मीटर दिखाएगा कि जी आपकी एवरेज अभी 13 है या 14 है। क्या वो एक्चुअल में 13-14 है या सिर्फ मीटर दिखा रहा है? मुझे लगता है कि जो होंडा है ना वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ओवर कैलकुलेट करता है, ठीक है यार, क्योंकि आई रिमेम्बर कभी-कभी 25 पे मोटरवे पे चली जाती है, आई वाज लाइक यार 25। एग्जैक्टली, बेसिकली तो याद होगा तुम्हें ना, जब वो रीबर्थ थी तो रीबर्थ में जब हम पेट्रोल फिल करते थे ना, वो रेंज दिखाती थी 800 किलोमीटर। तो मैं ये सोचता था कि यार 800 किलोमीटर एक हमारी इंडिविजुअल गाड़ी का मसला, हम ओवरऑल नहीं कह सकते कि मे बी। लेकिन अगेन फिर जब हमने वो 10th जनरेशन ली, जब उसमें पेट्रोल फुल कराते थे वो रेंज दिखाता था 650 650 किलोमीटर ना। अब उसका टैंक जो है इससे छोटा है, उसका टैंक 50 लीटर्स का, इसका 55 है। अब जब ये हम फुल कराते हैं ना, ये रेंज दिखाता है 590 600। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ना एक्चुअल रेंज दिखाता है। मैंने इसमें एक टैंक में हमने 610 चलाया भी है, तो एक्चुअली ये बड़ा एक्चुअल रेंज दिखाता है। तो मुझे लगता है कि एवरेज समवट ना सेम है दोनों गाड़ियों की, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हुआ भी तो कोई माइनर कोई पॉइंट्स में फर्क होगा, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि स्पेशली एक दफा हमारा बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस हुआ था। हम लाहौर जा रहे थे और कुछ ऐसी खड्डों वाली जगह पे हम फंस गए थे, तो हमें होंडा ने बड़ा अपसेट किया था उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा था जो हमारे साथ टोयोटा थी वो बड़ी इजीली जा रही थी, लेकिन हमारी गाड़ी क्योंकि बहुत नीचे से लगती है, तो क्योंकि होंडा ऑब्वियसली थोड़ी नीचे है। सो इसमें बताएं कि आप मतलब जो जंप्स वाली जगह होती हैं या कोई ऐसी जगह जो रफ जगह है, तो उस पर कौन सी गाड़ी बेटर ड्राइव करती है? यार बेसिक वो मुझे ऐसा लगता है कि जो टोयोटा है ना, उसने पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को, पाकिस्तान की ट्रेन को, पाकिस्तान की लैंडस्केप को ना बहुत अच्छा अडॉप्ट किया है। इसमें एक चीज़ नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो हाइट होगी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो क्योंकि ज़्यादा है तो खड्डों में बहुत अच्छी चलती है। दूसरा इसके जो बेसिकली सस्पेंशन है वो भी अच्छी है, तो आपको इतना कोई खड्डों का पता नहीं चलता। अभी तुमने नोटिस किया होगा कि छोटे मोटे खड्डे तो आजकल हम देखते भी नहीं है ना, वो होंडा में बड़े देखने पड़ते थे। होंडा मुझे लगता है थोड़ा इंटरनेशनल तरीके से उन्होंने डिजाइन किया। और फिर उसके बाद ना एक चीज और तुमने देखी होगी, डिग्गी और दरवाजे। इसका दरवाजा आप जोर से भी बंद करेंगे ना तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उसमें तो ऑन को गुस्सा आ जाता था अगर कोई जरा जोर से बंद कर देता तो जब वो दरवाजा जोर से बंद होता था होंडा का, तो वो ऐसा अंदर से ऐसा फील होता था कि जैसे किसी ने उतार के रख दिया ना इतनी जोर से। लेकिन इसका दरवाजा आप जोर से बंद करें तो कुछ मसला नहीं है। सेम डिग्गी के साथ सिचुएशन है। हाँ, तो यही मैं कह रही हूँ कि इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए टिपिकल बनाई, क्योंकि अक्सर बच्चे या कोई बड़े जोर से मार देते हैं। हमारी आदत है लोगों की जोर से दरवाजे और डिग्गियां बंद करने की। तो ये चीज इन्होंने बड़ी अच्छी इन्होंने बहुत अच्छा अडॉप्ट किया कल्चर को और सारी चीजों को। और बाकी ओवरऑल जो सनरूफ है वो तो आई थिंक सेम है, साइज विड्थ में सेम है। इसके अलावा इसके फीचर में एक ये है कि इसके जो यहाँ पे मिरर है, लाइट है, लाइट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छी चीज मुझे इसमें लगी थी। इसमें एक रेन डिटेक्टर है, आई एम नॉट श्योर वो सिविक में था या नहीं था। नहीं, सिविक जो 10th जनरेशन है जिसे एक्स कहते हैं, उसके अंदर वाइपर्स का रेन डिटेक्शन नहीं आया था। जो हमारे पास इवन मॉडल था 2017, उसके बाद आता हो मुझे नहीं पता। नए वाली में तो ऑफ कोर्स आया होगा, लेकिन 2021 में मुझे नहीं पता क्या आया कि नहीं, लेकिन हमारे वाली में नहीं था। अच्छा, एक मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट याद है, मुझे इससे पहले भूल जाए, साउंड का फैक्टर। आप मुझे कह रहे थे कि इसमें हमें बाहर की जो साउंड है वो इतनी फील नहीं होती। साउंड प्रूफिंग जो है ना, साउंड प्रूफिंग ओवरऑल गाड़ी की, यानी कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको आया साथ वाली गाड़ी की आवाज आ रही है या कोई बाहर शोर हो रहा है चल रही है तो उसकी आवाज आ रही है। इसकी ये चीज अच्छी है, इसमें आपको बाहर से आवाजें नहीं आती, अब बहुत कम आती हैं। इवन होंडा में भी जब हम मोटरवे पे चलाते थे तो एक अजीब सी कोई आवाज आती है। उसकी साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी नहीं, इसकी साउंड प्रूफिंग अच्छी है। आपको बोनट के नीचे कवरिंग मिल जाती है, उसके अलावा इधर व्हील साइड पे कवरिंग है, तो मेरे ख्याल उसकी वजह से इसकी साउंड प्रूफिंग है ना काफी अच्छी हुई है। और टायर का कुछ अगर देखें आप तो टायर अगर हम टायर की बात कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि जो टोयोटा नई गाड़ी के टायर हैं, टोयोटा वाले वो अच्छे देते हैं, क्योंकि उसमें डनलॉप का टायर आता है हेड 1। और
जो होंडा है उसमें बीजी लक्सो का टायर आता है, जो कि लोकल है, जनरल की कंपनी है बीजी लक्सो, उसका टायर आता है। तो मेरा ख्याल है कि टोयोटा ने यहाँ पे अच्छा काम किया हुआ है टायर दे के। और अब हमारा टाइम आ गया था नाश्ते करने का, तो अब हम लोग आए हैं, कहाँ हैं, अब हम लोग आए हैं लफोलॉजी, जो कि मैं भी आपको जाकर दिखाती हूँ कि हम क्या खाएंगे। और ऑयल चेंज कराने जिस मकसद से हम निकले वो हमने अभी तक नहीं किया, बाकी दुनिया के सारे काम कर लिए। ओके, सो वी आर एट लफोलॉजी बेकरी एंड कैफे नाउ। अंदर जाके देखते क्या सीन है। So now I want to show you the menu of लफोलॉजी। सॉरी बहुत ज़्यादा शोर है तो आई एम नॉट श्योर आप मुझे क्लियरली सुन पाएंगी। ये ड्रिंक्स है जिसमें हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी है। अच्छा, इसमें ना कुछ कीटो सेक्शंस भी हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रेश जूस, मॉकटेल्स टाइप हैं, शेक्स हैं, वाटर की बहुत हज़ारों टाइप्स हैं, स्पार्कलिंग वाटर, फलाना वाटर। ब्रेकफास्ट में क्रोसांट्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आप अगर आलमंड फ्लोर से बनी हुई चीज़ें मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा ले, बेगल्स हैं। इसके अलावा ये देखें कीटो बेसिक की चीज़ें, अगर आप कीटो पर हैं तो यू कैन हैव दैट एज वेल। उसके बाद हैश ब्राउन है। उसके बाद स्टेक और बर्गर्स भी हैं। ये देखें कीटो प्लेटर्स भी हैं यहाँ पर। आफ्टरनून टी में ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। हमने इधर से देखे तो मेन मील्स हैं। कुछ केक वगैरह देखिएगा, केक नहीं जिस तरह हम खाते हैं, टी केक टाइप। और ये स्वीट ट्रीट्स में ये चीज़ें, तो मुझे इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, जो कि हर चीज़ कवर कर रहा है। लेकिन अब खा कर देखेंगी, बिकॉज आई हैव नॉट ट्राइड इट बिफोर। सैंडविचेस भी हैं, मैं सोच रही हूँ सैंडविच भी बनवा लूँ। फ़िलहाल हमने एक क्रोसांट मंगवाया है विद रोस्टेड चिकन, आई थिंक सो, और साथ हमने मंगवाए हैं फ्रेश टोस्ट। और अभी मैं थिंकिंग कि मैं ड्रिंक में क्या पीऊँ। कौन अभी वो गए हैं, ही वांटेड टू चेक द बेकरी, और बेकरी इनकी बहुत फैंसी बनी हुई है। आई विल ड्रिंक हाफ दिस, यू कैन ड्रिंक हाफ दिस, ओके। अभी हमारी ड्रिंक आ गई है, दैट्स आइस चॉकलेट एंड दैट इज ऑरेंज कैरेट विद एप्पल एंड जेली। हमारा फूड आ गया, दैट इज स्टफ्ड क्रोसांट एंड दैट इज फ्रेंच टोस्ट, यमी। और ये हमारे पाकिस्तानी स्टाइल हैश ब्राउन आ चुके हैं। अच्छा, तो अब हमारा ऑयल फ्री का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया है। ऑयल फ्री के ऑयल चेंज कितना टाइम लगा बता दे? 2 घंटे तो लग गए ना, नॉट लेस देन दैट। और वीकेंड था, वैसे हमें वीकेंड पे ऑब्वियसली वीकेंड पे हम लोग भी थोड़ा फ्री होते हैं, लेकिन हमें ये इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया था कि रश तो एनीवेज हो गई, तो टाइम तो लगना ही था। तो मुझे लग रहा था पूरा इस्लामाबाद पिंडी आ गया आज ऑयल चेंज के लिए ना। खैर ऑयल हो गया चेंज। तो अब हम इस वीडियो को थोड़ा सम अप करना चाहेंगे, एज इन के हमने अपने कंपैरिजन बता दिया कि हमें जो चीज़ें बेहतर लगी हैं उसमें और जो चीज़ इसमें। ऑब्वियसली हर चीज़ के कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो होते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। और ऑब्वियसली अगर हम इतने पैसे दे के कोई चीज़ खरीदते हैं तो वी हैव अ राइट टू टॉक अबाउट इट, राइट, कि हम उसकी अच्छी चीज़ें भी बता सकते हैं और बुरी भी बता सकते हैं। तो हम किसी भी ब्रांड की सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, ये हमारा ओपिनियन है। और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? फिर मैं आई टॉक। इसमें ये है कि जैसे कि कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं, वो मेरा ख्याल है कि सब जो जितने भी मैन्युफैक्चरर टोयोटा होंडा या जो भी है उनको फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमने एक बात की कि ये सीट की हाइट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। सेकंड, ये ऑटो डिमिंग मिरर जो टोयोटा में आता है ये होंडा में नहीं आता, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर इसमें होंडा में आने चाहिए। फिर अगर हम बात करें टोयोटा की तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं आती, इसमें वही पुरानी मैनुअल हैंड ब्रेक आती है जो कि चेंज होनी चाहिए। उसमें एक बटन वाली है। तो सेंट्रल जो लॉकिंग है, ऑटोमेटिक लॉकिंग,
होंडा में पैसेंजर साइड पे भी आती है और ड्राइवर साइड पे भी। इसमें सिर्फ ड्राइवर साइड पे आती है, उसमें पैसेंजर को कुछ हकूक दिए जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मेरे देखने में सब में होनी चाहिए, जैसे कि ऑटो डिमिंग मिरर है, रेन सेंसर्स हैं, और ये क्या कहते हैं हैंड ब्रेक है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो सबको देनी चाहिए। लेकिन हैंड ब्रेक का मैंने कुछ लोगों का सुना है कि वो जो बटन वाला होता है वो कभी कभी फंस भी जाता है। यार वो ऐसे वो देसी इलेक्ट्रिशियन ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में चलता है बटन वाला हैंड ब्रेक। खैर इश्यूज तो बड़े गाड़ियों में आए हुए हैं। किसी गाड़ी का स्टीयरिंग का आया हुआ था पिछले दिनों, होंडा की के टोयोटा की, अब इसका भी कोई इस तरह। खैर वो तो डिटेल में जाने की बात है। दैट्स ऑल जो हमने एक्सपीरियंस के टिल नाउ भी हमने 5000 चलाई है। सो इन फ्यूचर अगर हमें कोई चीज़ और अच्छी पता चलेगी या आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो हम ज़रूर उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे। कमिंग बैक टू द करंट सिचुएशन के पेट्रोल की प्राइस हो गई बहुत ज़्यादा महंगी, तो अब ऑन ये सोच रहे थे कि अब हमें अगर ये चीज़ कंसिस्टेंट रही और प्राइसेस कम ना हुई तो वी शुड मूव टू अ हाइब्रिड कार। और आई थिंक सब लोग, जिन लोगों के पास तो हाइब्रिड है वो तो बहुत ही खुश हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आप सबको हाइब्रिड का अंदाज़ा होता है कि वो क्या होती हैं। तो अब कमिंग बैक के टोयोटा और होंडा में हाइब्रिड कौन कौन सी है और कौन कौन सी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। सो जो अभी जो सबसे अच्छी जो मैंने अभी रास्ते में भी देखी थी, तो मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूँगी कि टोयोटा की जो प्रियस आई है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, PHEV, हाँ, उसकी बैग कितनी ज़बरदस्त है यार। उसको दूर से देखते तो लगता है यार कि वाओ कोई गाड़ी जा रही है, लेकिन दैट्स टू एक्सपेंसिव। आई थिंक दैट्स 75 समथिंग, इससे भी महंगी, हाँ मे बी इससे भी महंगी, लेकिन यार वो बेहतरीन गाड़ी है। कोई ओपिनियन या कोई राय नहीं, क्योंकि मतलब मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जितना हमें पता है स्पेशली मुझे, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। और इसके अलावा होंडा की इनसाइट है, ठीक है, जो क्लैरिटी है जी, क्लैरिटी जो है वो PHEV है हाइब्रिड। CHR भी तो है एक, CHR टोयोटा की, हाँ, एक वो टोयोटा की जैसे वीजल है ना, उसी का इक्विवेलेंट है CHR। तो आप मुझे बताएं कि कंपैरेटिवली आप जिस तरह मार्केट के हिसाब से, अपने ओपिनियन नहीं बताना आपने, मार्केट के हिसाब से हाइब्रिड गाड़ी टोयोटा या होंडा किसकी ज्यादा चल रही है? यार बेसिकली मैंने जो देखे हैं डिफरेंट लोगों की वीडियोस या कंपैरिजन, उसमें तो एक इनसाइट और दूसरी प्रियस दोनों काफ़ी चल रही हैं। तो इसमें ये है कि प्रियस के साथ थोड़ा सा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, तो प्रियस है वो अच्छी है, और इनसाइट भी हम श्योर कि अच्छी होगी। मैंने आज तक कभी इनसाइट ली नहीं, लेकिन हम मार्केट के हिसाब से बता रहे हैं, लोगों के कमेंट्स हैं वो अच्छे हैं। लेकिन मैंने देखे वीजल बहुत ज्यादा लोगों ने ली है। नई जो वीजल है वो भी अच्छी है, लेकिन वो अगेन वो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है, 1 करोड़ से ऊपर की। एक फिट भी है, फिट भी है। तो अब ये कि जिस तरह से पेट्रोल जा रहा है, अगर ये 280 के अराउंड चल गया, तो जैसे ये 1.8 सिविक है या ग्रैंडे है, तो ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगी। 20,000 की टैंकी फुल हुआ करेगी नॉर्मल ट्रैवल के लिए ना सिटी में, तो उसके लिए बेहतर है कि आप किसी हाइब्रिड की तरफ मूव करें। चलें, जो हमने इसको अब रैप अप कर दिया, हमारा पर्पस जो था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कोई ऑफेंसिव वीडियो नहीं है। तो लास्ट टाइम भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको तो टोयोटा का पता ही नहीं, आपको होंडा का पता ही नहीं। ऑब्वियसली कुछ लोग बहुत ब्रांड लॉयल होते हैं, इतने जैसे हम कपड़ों पे आ जाते हैं। कोई ऐसा लड़कियों के लिए जिस तरह कोई ब्रांड के कपड़े लेती है, वो जैसे भी पैथेटिक कपड़े भी बनाएंगे तो वो बंदी जो है या कोई भी बंदा है जो उसके लिए लॉयल है तो वो उस चीज को खरीदेगा। सेम गोज फॉर कार, ठीक है। कुछ लोग ब्रांड लॉयल होते हैं टोयोटा के, कुछ होते हैं होंडा के, वो उसकी खामियों को भी इग्नोर करते हैं बिकॉज वो उसके लॉयल होते हैं, ठीक है। सो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हम सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं और आई होप कि आप लोग हमारे ओपिनियन को रिस्पेक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप कुछ और चाहते हैं जिसके बारे में हम वीडियो बनाएं तो हम जरूर बनाएंगे। अब हमने थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करनी है, सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।